नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश के अधिकतर किसान खेती नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि खेती करने वाले व्यक्ति को ना तो सम्मान मिलता है, ना ही परिवार का पेट पालने के लिए खेती से पर्याप्त आय होती है। जब वो सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना अनाज बेचने जाते हैं तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी अनाज में कोई न कोई कमी निकाल कर खरीदने से मना कर देते हैं। इस वजह से उन्हें औने पौने दाम पर व्यापारियों या दलालों को बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाता है और वह गरीबी के मकड़ जाल में फंसे रहते हैं। हालांकि दिल्ली में नए कृषि कानूनों के विरुद्ध जारी किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जागे और फिर उनके कठोर निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के अनाज खरीदी केंद्रों में तेजी से धान की खरीदी की गई। लेकिन धान की खरीदी की वास्तविक स्थिति क्या है, चलिए आपको दिखाते और सुनाते हैं। आज हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के होलागढ़ में यहाँ एक राजकीय धान क्रय केंद्र है। यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के मार्केटिंग इंस्पेक्टर और यहाँ पे कई किसान हैं, उनसे बात करवाएंगे कि किस तरीके से यहाँ धान की खरीदी हो रही है और क्या क्या समस्याएं आ रही। ये बताइए कि जो ये भी धान खरीदी हो रही है कब से शुरू हुई थी, अभी कब तक चलेगी? ये 15 अक्टूबर से चल रही है और 28 फरवरी तक चलेगी। 28 फरवरी तक चलेगी। तो इसमें कोई स्लैब बनाया गया है, कैटेगरी भी बनाई गई है? जी, इसमें 2 कैटेगरियां हैं। एक मानक वो कॉमन है और एक क्या कहते हैं ग्रेड ए है। जी जी। अच्छा, कॉमन जो है 1868 रुपए का है जी जी। और धान ग्रेड ए 1888 रुपए प्रति जी क्विंटल। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसमें है कि 9 बजे से जी, शाम 5 बजे तक जी ये जी। केंद्र खुला रहेगा। जी जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें फ़ोन नंबर भी दिया गया है। जी, सेंटर इंचार्ज का और जिला लेवल के अधिकारी, ब्लॉक लेवल के अधिकारी, टोल फ्री नंबर सारा दिया हुआ है इसमें। अच्छा, इस पर किसान की शिकायत कर सकते हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इस पर शिकायत कर सकते हैं जी उनको जी। अगर कोई समस्या होती हाँ है जी। तो। अच्छा अच्छा, किसानों की तरफ से आपके पास कोई शिकायत आई है खरीदी को लेकर? नहीं, कोई शिकायत नहीं है वैसे। कोई शिकायत नहीं है आपके पास आई नहीं है कि उनको कोई समस्या है धान खरीदी को लेकर? नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आपके यहाँ जो धान स्टोर है उसकी क्या स्थिति है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो धान यहाँ स्टोर किया गया है उसकी क्या स्थिति है। ये पूरा धान जो है यहाँ पे रखा गया है और ये अभी खरीदी चल भी रही है। आइए और आपको अंदर दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, हालांकि बता रहे हैं कि जगह पर्याप्त नहीं है। 6 सेंटर थे, जिसमें से एक हमारा था और जिसमें 4 बंद हो गए हैं। अच्छा तो मतलब ये है कि आवक हमारे यहाँ ज़्यादा हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, जो बंद हो गए उनका भी लोड आपके ऊपर है? हाँ हाँ, वो ब्लॉक के हैं तो फिर सब लोग आएंगे ही हमारे पास। अच्छा, जी। इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। थोड़ा सा गाड़ियाँ आती रहती हैं तो इधर कुछ स्टोरेज हो गया है अपने पास और आज संभवतः गाड़ी आने वाली है तो इसमें से डिस्पैच कर दिया जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सारा जो इकट्ठा होगा कहाँ जाएगा ये धान? ये मिलर के यहाँ जाएगा। मिलर के यहाँ जाएगा। तो ये किस विभाग की किसकी जिम्मेदारी होगी? ये राइस मिलर की जिम्मेदारी है कूटना और इसको एफसीआई में डिलीवर कराना। अच्छा, और ये पूरा प्रोसेस हमारी निगरानी में होता है, हम लोग आपकी निगरानी में होगा? जी जी जी। तो इसमें फूड इंस्पेक्टर क्या भूमिका होगी? फूड इंस्पेक्टर नहीं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर अच्छा, हम लोग हैं। और हम लोग के मतलब जब तक ये एफसीआई में डिलीवर नहीं हो जाता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि अच्छा, अगर कहीं तब भी तक समस्या आ रही है उसको responsibility। देखना। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, अच्छा, ये हर बोरी में कितना भरा गया है धान? ये 40 किलो लेना है और जो बोरी का वजन है हाँ। तो वो अपना मतलब अलग से एडिशनल रहता है। तो 40 किलो 600 ग्राम 650 ग्राम ऐसे अच्छा है। अच्छा अच्छा, मतलब 6 से 700 के बीच में जी जी बोरी का वजन होता है। जी जी जैसे मान लीजिए कार्य खत्म हो गया जी। तो आपके रहने की ऑफिसेज वगैरह क्या व्यवस्था है? यहाँ ऑफिस में तो निवास नहीं है लेकिन हम ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, और तो फैमिली निवास मिला हुआ है आपको? नहीं, आवास नहीं मिला हुआ है। आवास नहीं मिला है? जी जी, नहीं मिला हुआ है। स्टाफ की कमी है हम लोग के अच्छा, यहाँ। स्टाफ की कमी है। आप और कितने लोग हैं यहाँ पे?
जी एक चौकीदार है अच्छा और हम हैं। अच्छा जी जी अच्छा, सिर्फ 2 लोग हैं? जी जी अरे तो बहुत लिमिटेड है। जी उसमें पीडीएस का भी हमें देखना है अच्छा और ये भी दोनों काम देखना है। अच्छा, पर्चे पीडीएस का भी और ये तो तौल का भी, जी 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 दोनों देखना है। तो वो जो अभी कह रहे थे कि मानक पे नहीं खरे उतर रहे हैं, तो आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? नहीं वो स्टैंडर्ड है हम्म। जो दिया है सरकार ने हम्म। कि साफ होना चाहिए और क्या कहते हम्म। हैं वो टूटन नहीं होने चाहिए, विजातीय पदार्थ नहीं होने चाहिए, वो हम्म। सब सारी चीज़ें हैं। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि किस तरीके से अगर आप हाइब्रिड को रगड़ते हैं हाइब्रिड तो में वो कुछ टूट जाता हाँ है, कुछ हैं और ये जो जिनका है सही नहीं टूटता रहता है। नहीं है। तो इस वजह से आप उसको कैटेगराइज करते हैं। नहीं नहीं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम्म। लेकिन ये है कि ये व्यवहारिक चीज़ें हैं हम्म। कि कभी कभी ये बिल्कुल हाथ में लेते ही टूट जा रहे हैं। हम्म। तो ये मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इससे आप अनुमान लगा लेते हैं। हाँ अनुमान क्या, हाँ बस अनुमान ही है और स्टैंडर्ड इसका अलग ही है। नहीं तो फिर जांचते कैसे होंगे कि इसको हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे? वो उसमें विजातीय पदार्थ हो गए हैं, पहिया ज़्यादा ना हो, हाँ। इन सब चीज़ों की वजह से। नहीं, ये जो धान है, जैसे ये है, तो इसको एक तो हो गया कि उसमें गंदगी है या नहीं हाँ है, हाँ हाँ गंदगी ना ज़्यादा है। सफाई है हाँ कि हाँ नहीं है। एक हो गया कि ये भी धान है, ये भी है। जी तो जी। आप कैसे निर्णय करते हो, क्या कैसे जांच का तरीका क्या है आपका? जांच का तरीका ये मतलब हमारे पैनल पे भी दिया हुआ है हाँ। कि किस रेशियो में क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, जी जैसे उसमें आप दिखाएं कहाँ जी लिखा हुआ है? कार्बनिक पदार्थ 1% से ज़्यादा नहीं हो, विजातीय पदार्थ में कार्बनिक अकार्बनिक क्षतिग्रस्त बदरंग अंकुरित और भुने हुए 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, परिपक्व सिकुड़े हुए और ये सब दाने होते हैं 3%, मॉइस्चर जो होता है 17% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण ये 6%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये तो हो गया कि ठीक है कि ये रिटर्न में ये स्टैंडर्ड है, जी लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे आप? ये मेन बात है ना, जी कि जी जी मतलब कि अनुमान से कैसे चेक अनुमान किया जा से नहीं, सकता है? मतलब हम लोग मतलब कुछ क्वांटिटी निकालते हैं, उसमें हम्म। फिर अलग अलग कर लेते हैं किसमें हाँ। कितनी मात्रा है। 100 ग्राम है, जैसे 200 ग्राम ले लिए तो हम्म। उसमें निकाल लिया जाता है कि इसमें पहिया कितना है, विजातीय पदार्थ कितने हैं, उस हिसाब से। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो, चलिए आप जो है कोई उसमें गड़बड़ी है तो वो तो दिखाई दे रही है ना जी जी ऊपरी तौर पे, लेकिन नमी है जी जी या और भी कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे चेक करेंगे? हाँ क्या जैसे तरीका है? नमी मापक यंत्र है तो उससे तो चेक हो जाता है और ये सब नमी चीज़ें जो है। मापक यंत्र है आपके जी पास? जी 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 अच्छा अच्छा। हाँ उससे चेक हो जाता है, हाँ नमी अगर ज़्यादा है तो हाँ। उसको सूखने के लिए बोला जाता है और हाँ। ज़्यादातर ये रहता है कि इसको साफ आप कर ले आए, है ना, अच्छा। कहीं गंदगी है तो उसको दोबारा किसान को मौका दिया जाता है कि हाँ। इसको साफ कर ले। नहीं हमारे यहाँ जैसे, भी व्यवस्था है कि फैन वैन अगर है हाँ। और वैसे इलेक्ट्रिक फैन भी है कि अगर ज़्यादा गंदगी है तो उसमें साफ हो जाए। नहीं जैसे आरोप है कि आपके यहाँ तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कई जगह आरोप लगते हैं कि कुछ दलालों की वजह से जी उसमें कमियां निकाल दी जाती हैं धान में, और उसके बाद कह दिया जाता है कि आपका धान इस लायक नहीं। लेकिन वही जब कोई दलाल या बनिया ले लेता है तो वो कहते हैं सेटिंग करके वो पूरा धान उस वो ले जाके बेच देगा तो सही है, ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जो भी हैं किसान लोग हैं स्वयं आते हैं। अच्छा। जी पूरे उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पेपर पूरे होने चाहिए, स्वयं किसान होना चाहिए, उसके लिए हम लोग उनका आधार भी ले रहे हैं हाँ। कि कहीं से भी कोई शंका न रह जाए। नहीं, अगर मान लीजिए कि जो आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे गड़बड़ी की जाती होगी? कैसे नहीं दिखाएंगे कि जैसे कि कई लोग, कई अधिकारी पकड़े गए हैं कि उन्होंने क्या किया कि धान उस किसान से नहीं खरीदा, जी धान उन्होंने दलाल से खरीदा और नाम उस किसान का डाल दिया जिसने उस दलाल को बेचा था। मतलब यह है कि नाम उसका चल रहा है जिसने बेचा ही नहीं, जी और उसने बनिया को इसलिए मजबूर होकर बेचा क्योंकि उसका धान लिया नहीं गया। तो नहीं ऐसा ऐसी, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सीधे सीधे किसान आ रहे हैं उनसे लिया जा रहा है। अच्छा। और जो देखिए व्यवहारिक चीज ये है कि तो हमारे ये पास नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट, हमारे पास जैसे कोई आया ठीक है, वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आया, आधार लेके आया, सारी चीजें लेके आया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के लेके आया, सारा पूरा पेपर लेके आया, ठीक है,
उसके बाद इसका सत्यापन एसडीएम सर करते हैं। अच्छा। ठीक है, सारे पेपर का डॉक्यूमेंट्स के उसने कितने रकबे में बोया है, क्या किया हुआ है, और उसमें निर्धारित कर दिया जाता है कि इनका इतना कुंटल धान लेना है। वो लेके आया अपना पूरा धान, ठीक है, और जितना उसका कागज में दिख रहा है पेपर में कि इनका इतना कुंटल बेचने की क्षमता है, और वो धान अपना सामने लेके आए, हम उतना खरीद लेते हैं। नहीं, जैसे कि आरोप है, तो बताइए वो कैसे वो गड़बड़ी करते होंगे कि मतलब उस आदमी ने बेचा नहीं, बेचा किसी और ने, और उसके नाम से यहाँ दर्ज कैसे हो गया, ये कैसे होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो किसान आता है हमारे सामने रहता है, हम खरीदते हैं, उसी का दर्ज होता है। नहीं, जैसे आपके यहाँ नहीं, जी, तो बहुत सारे खरीदी केंद्र है, आपके यहाँ अच्छा होगा, जी। लेकिन जो जिन्होंने इस प्रकार की गलती की वो कैसे उसमें करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं इस गड़बड़ी के नहीं, करने के इसकी लिए? जानकारी नहीं है, हम अपना काम देखते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ इतना जो हमारा प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं, बाकी जगह का हमको जानकारी नहीं है वो लोग क्या करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी सेंटर में ये गड़बड़ी हुई है खरीदी केंद्र में, तो क्या इसके ऊपर चेक होता है ये कि मतलब कि ये सही बिल्कुल, आदमी बिल्कुल, से बिल्कुल खरीदा चेक गया होता कि है। नहीं? जब परचेज किया जाता है हाँ। तो टोल फ्री नंबर है और बाकी हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से फोन कौन आता है, अधिकारी इसको confirmation चेक किया करता जाता है। कौन अधिकारी चेक करेगा सारे पेपर की ये सही से खरीदी हुई कि नहीं? नहीं, नहीं, वो प्रत्येक किसानों से मोबाइल पे संपर्क करके उनसे पूरा पूछा जाता है, ब्यौरा लिया जाता है। नहीं, आपके बाद कौन चेक करेगा? हमारे बाद ही चेक होता है। कौन करेगा? वो फ़ोन आता है उनके पास कस्टमर केयर से कि आपने इतना बेचा है और आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, सारी कोई चीज़ें। अधिकारी नहीं होगा, वो मतलब कस्टमर केयर वाले कंफर्म करेंगे? हाँ, नहीं, कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो अधिकारी हमारे सर लोग आते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। कौन अधिकारी चेक करेगा? डिप्टी आरमो सर आते रहते हैं, अच्छा। और हमारे क्षेत्रीय विपणन अधिकारी आते अच्छा। रहते हैं, आरएफसी सर आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पता करते हैं कि कैसे क्या गड़बड़ी कैसे पकड़ते हैं वो लोग? आते हैं, मौके पे देखते हैं, जैसे अभी किसान लोग हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि डॉक्यू जो लेके आया है धान, वो उसका प्रॉपर पेपर है कि नहीं है, सारी चीज़ें वो देखते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ किसान भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? सोनू शुक्ला साहब। सोनू शुक्ला। अच्छा, आप किसान हैं? जी सर। अच्छा, तो ये इधर आ जाइए। हाँ जी। तो आप जो है बिक गया आपका धान? हाँ साहब, बिक गया। बिक गया? हाँ, तौल होती है। अच्छा, बिक गया। कितनी बोरी था आपका धान? हमारा 50 कुंटल था सर। 50 गुण। तो ये धान बेचने के लिए आज जो क्या कानून, क्या नियम का पालन करना पड़ा आपको, क्या क्या किया आपने? खतौनी साहब ऑनलाइन करवाए के, हाँ। आधार पासबुक हाँ। ऑनलाइन करवाए के साहब के लेके आए, हाँ। वही का काम। तो मतलब कोई समस्या नहीं हुई नहीं आपको? साहब, कोनो आपका समस्या आराम से हो बहुत गया बढ़िया काम होता है। पूरा? सिर्फ हमका शंका साहब यही है कि हम लोगन का जो है ब्लॉक में हाइब्रिड धान जो मुहैया और कीन जाता है, वो दिन जाता है गवर्नमेंट, अंदाजे में हाइब्रिड ली नहीं जाता है। अच्छा। तो हाइब्रिड धान या गवर्नमेंट से कहा बंद करवा दे, या दे तो फिर उनका ले। ये चीज हमारी पहली प्राथमिकता मतलब है। आप चाहते हैं कि या तो लीजिए या तो बंद करवा हाँ, बंद कर दीजिए। दे, ठीक है। जो किसान को हो जितना वो अपन करी या खाई जैसे करे कोई होगा। जब साहब हमें निकालते नहीं है, कुछ लागत नहीं निकाल पावता है। मान ला जहाँ हमें पास सुविधा है नहर के 2-4 बीघा, हुआ हम मंसूरी लगा लेते ही, और जहाँ ऊंचास जमीन उस हुआ भाई हाइब्रिड एक सहारा लोग मतलब ये है कि मंसूरी में वो पानी ज्यादा लेता हाँ, है, पानी साहब ज्यादा लेता है। वो ज्यादा पानी वाली हाँ, फसल 6 है। महीने की फसल वैरायटी ज़्यादा टाइम भी लेती है। 6 महीने की अच्छा। वैरायटी है साहब, 4 महीने की वैरायटी आते। हाँ। अच्छा, हाँ, ये भी अंतर हाँ, है? ये भी अंतर है। अच्छा, तो इससे उसकी क्वालिटी भी हाँ, कम वहाँ हो भाई जाती है? 67% आए, मैं 55-55% आए निकला, तब जो मानक गवर्नमेंट ने निर्धारित करे है। अच्छा, अभी 3 कृषि कानून आए हैं सरकार लेकर, वो लागू भी हो गए हैं, अध्यादेश के तहत लागू भी हो गए हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी है? साहब देखा हो, हमको के बारे में तो विशेष नहीं जानकारी है। और जो कुछ होता है वो किसान जो पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा समझत हूँ अपने स्तर से। मतलब आपको पता नहीं है? ज़्यादा हमको कोई डिटेल नहीं मालूम है साहब। अच्छा, एक और मतलब चर्चा रहती है कि पंजाब और हरियाणा में इसलिए सबसे ज़्यादा खरीदी होती है और इसलिए एफसीआई को ज़्यादा अनाज जाता है क्योंकि वहाँ पे ये जो राजकीय धान क्रय केंद्र हैं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लगभग हर पंचायत में मिल जाएंगे। तो यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ तो शायद हर ब्लॉक में एक ब्लॉक में एक ही है। हाँ, यहाँ ब्लॉक में 6 सेंटर थे, हाँ। लेकिन जिसमें से 2 को छोड़ के बाकी सब बंद हो गए हैं। 2 हाँ, क्यों बंद हो परचेज नहीं गए? कर रहे थे। परचेज नहीं कर रहे थे इस वजह से? किसानों की वजह से नहीं बंद हुआ?
हाँ, जो भी रहा जिला प्रशासन ने उसको बंद करवा दिया। जिला प्रशासन जी। मतलब ये क्लियर नहीं क्यों बंद किया, क्योंकि किसान तो चाहते हैं कि उनका, क्योंकि जो हमें पता चला है कि किसानों ने 1100 में धान बेच बेच दिया और यहाँ पे बताइए 1888 रुपए तक है जी जी है ना। जी। कोई बटाईदार है तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा अब वो ही फिर जो है सर उनका वो जानकारी फिर इससे नहीं है। आइए इधर आइए, इधर आ जा। आओ। आप लोगों को कोई समस्या है यहाँ धान बेचने में? नहीं सर, हमें तो कोई समस्या नहीं है धान बेचने में। अच्छा, लेकिन यही हाइब्रिड समस्या है साहब। हम लोग पटाईदार हाइब्रिड वाले नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, यही मुख्य समस्या। यही मुख्य समस्या है। अच्छा, ये जो कानून को लेकर दिल्ली में हंगामा चल रहा है, पता है क्या है ये? सर हम लोग उतना आते जाते नहीं ना, हम लोगों को इतना पेपर पढ़ने का समय मिलता है। हम लोग अपना खेती से आए, घर में आए, खाए पिए सो गए। दिन भर खेती में करें, रात में वो भी मूल नहीं मिल पाता। धान का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। करें तो क्या करें, हम लोग ऐसे दबे हुए हैं। अच्छा, योगी सरकार में सर इतने सांड छूटे हुए हैं कि पूरा एकदम से खेती चौपट हो जा रही है। कितना हम लोग पिलर लगवाए, कहाँ से पैसा आए, क्या करें, कुछ हमारे लोग समझ नहीं आ रहा। सांड तो इनको हटवा देना चाहिए साहब। तो आप क्या, योगी सरकार क्या करे कि इन सांडों से मुक्ति मिले? या तो इनको कहीं जंगल हो वहां ले जाएं, अच्छा, या तो फिर बछड़ा पैदा होते ही गौ माता का दूध जो कहते हैं, गाय को तो माता कहते हैं सर, लेकिन बछड़े को कहाँ ले जाए? जो गौशाला बना हुआ है सर, गाय को तो अंदर कर देते हैं वहां के रखवार, और बछड़े को छोड़ देते हैं, साले वो नुकसान करते हैं खेत में बहुत ज्यादा सर। हमारे यहाँ कम से कम सैकड़ों अठी है, रोज ले रात में डंडा लाठी ले सब हाथ हाथ करते हाथी मरबो करे थी। वहाँ एक आध दुसाड़ ऐसा है जो खदेरी ले थी। बिजली तो किसान को बिजली फ्री की जाए। बिजली फ्री की जाए। अच्छा, हाँ, जैसे पंजाब में हर किसान के बिजली फ्री है सिंचाई, उस तरह जो है यहाँ पे जो है किसानों को भी बिजली फ्री की जाए। सरकार जो है हमारी। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने धान की फसल लगाई, हाँ साहब। ठीक है, और पूरा खर्चा पूरा लगाने के बाद अंतिम में आपको जो पूरा पैसा जोड़ते हैं उसका खर्चा, तो अब वो कितना लाभ होता है? मान के चलाए कि 7-8 बीघा जैसे खेती करे, हाँ हाँ हाँ, तो हम मान के चलाए कि लमसम 40-50 हजार रुपया। 50,000 खर्चा हुआ। हाँ, 50 हजार खर्चा हो गया, वही 35-40 हजार रुपया साहब बच गए। अच्छा, हाँ आप क्या कर रहे हैं? हम कहा दे साहेब 2000 रुपया मिला, 400 रुपया और घर से लगावा तो 2 बोरिया डाया खाद मिला था। ये कानून के बारे में पता है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है दिल्ली में? नहीं सर, किसानों के से संबंधित कानून है। हम साहब ये दिन में एक पल्लेदारी करी थी ये। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, आपको पता है ये जो दिल्ली में हंगामा चल रहा है कृषि कानून, इसके बारे में पूरी जानकारी तो इसके नहीं बारे है। में कोई जानकारी नहीं? तो आप किस लिए आए थे यहाँ पे? सर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं, टोकन बिक्री के लिए आए ना। हो गया रजिस्ट्रेशन? जी हो गया है। हो गया है? जी तो कब बुलाया आपको? सर अभी मिले नहीं सर से ना, अभी वही लेना है टोकन। अच्छा, टोकन लेना है, लेने के लिए। टोकन देंगे। कितने दिन बाद बुलाएंगे आपको? 1 हफ्ते 10 दिन बाद बुलाते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन बाद आइए, तब लेंगे। बुलाए धान लेकर आएंगे ना, धान लेकर टाइम आएंगे देंगे सर। तो तुरंत ले लेंगे या फिर दिन भर लगेगा? नहीं आते हैं तुरंत हो जाता है। तुरंत हो जाता है। जी सर। ये बताइए कि जब आप, कितना बीघा जमीन है आपके पास? हमारे भी पास है 6-7 बीघा है। 6-7 बीघा। 6-7 बीघा जो फसल लगाते हैं, जी तो जब कटने के बाद जब बेचते हैं तो कितना आपको लाभ होता है? सर पूरा बेचने के बाद 25-30 हजार मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। कितना लगाते हैं कुल? सर उसमें खर्चा होता है 60-70 हजार रुपये। 60-70 हजार खर्च होता है? सर वो टिब्बल से पानी है, उसका बिल आता है। कहीं टिब्बल है नहीं तो कहीं इंजन से लगाती है, डीजल डाल के सींचना पड़ता मतलब है। 1/4 जी सर। फायदा होता है जी ना, सर। वो ना के बराबर कोई मतलब नहीं है सर। है ना। जी तो धान गेहूं दोनों में यही स्थिति है? सर वही दोनों है। अच्छा जी अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको खेती से फायदा है कुछ? सर हमारे पास 2-2.5 बीघा खेती है, अच्छा, और इस समय इतना बिल आ गया है हमारे पास कि हम धान भी नहीं बेच करके उसको अदा कर सकते। अच्छा, हाँ, 1,72,000 रुपया मेरा बिल आया हुआ है। कमर्शियल बिल कर दिए हैं, बिजली का कनेक्शन जो है कमर्शियल कर दिए हैं, अच्छा। जो कि हम सिंचित किसान हैं। कृषि कानून में इन्होंने 2-3 प्रावधान ऐसे किए हैं जो आपत्तिजनक है। हालांकि जो पंजाब, खास करके पंजाब के, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाभ वही उठा रहे हैं, ये जो सिस्टम है, सिस्टम वही ज़्यादा सही से अप्लाई हुआ, सही से काम कर रहा है।
ये जो खरीदी वाला, तो उनको लगता है कि ये कानून ही पूरा ख़त्म करो। तो हम कहते हैं पूरा कानून ख़त्म करना गलत है, नहीं तो जो आप कह रहे हैं ना पीपी मॉडल, ये मॉडल ही नष्ट हो जाएगा और तो फिर कुछ जो लाभ मिलना है नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें 2-3 प्रावधान ऐसे हैं जो आपत्तिजनक, उन्हें इनको हटा देना चाहिए। तो अभी आपने देखा और सुना कि किस तरीके से यहाँ धान की खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि कुछ किसानों को आपत्तियां हैं कि जो हाइब्रिड का धान है उसमें कई लोगों के धान की खरीदी नहीं हो रही है और कुछ लोगों की हुई भी है। यहाँ के मार्केटिंग इंस्पेक्टर का कहना है कि जो धान, वो जो मानक है, जो सरकार ने मानक बनाया है उसको पूरा करते हैं, उन हाइब्रिड धानों को खरीदा जाता है और इसके अलावा यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और धान सुचारू रूप से खरीदा जा रहा। सुना आपने? जहां तक नए कृषि कानून की बात है तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को जानकारी ही नहीं है। इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान अधिक सम्मिलित हैं। इसका कारण है कि पंजाब और हरियाणा में देश की सबसे अधिक कृषि मंडियां यानी क्रय केंद्र हैं। वहां के किसान मंडियों के जरिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जमकर लाभ उठाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में तो एक विकास खंड में मुश्किल से 1 या 2 सरकारी खरीदी केंद्र हैं और वह भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए हैं। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। शांता कुमार समिति कहती है कि देश में केवल 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, बाकी 94% किसान बाजार और बिचौलियों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में आय असमानता सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसलिए किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। कोई उनकी फसल उससे नीचे दाम पर ना खरीदे। यदि कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करे। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।